हेलो फ्रेंड। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड टॉपिक जो है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसमें पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन कैपिटल फंड बहुत ही आसान टॉपिक है जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है कैपिटल फंड का टॉपिक और आराम से आपको सीखना है। और कभी भी कैपिटल फंड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप थोड़े से अच्छे से देखोगे कि कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसमें, तो एनपीओ में। किस लिए? तो आप जब बैलेंस शीट बनाते हो उसके लिए। तो बैलेंस शीट बनाते हो उसमें कैपिटल फंड का क्या यूज? तो याद रखना है कि जब हम लोग एनपीओ बनाते हैं तो उसमें इनकम एक्सपेंडिचर और हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तो हम रिसीट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन से बनाते हैं। जब रिसीट एंड पेमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन से बनाते हैं तो फिर कैपिटल फंड का क्या जरूरत है? तो इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं तो हमें उसमें सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। और जब सरप्लस या डेफिसिट निकलता है तो आप सोचिए उस सरप्लस या डेफिसिट को जोड़ा कहाँ जाता है? तो सरप्लस और डेफिसिट को जो जोड़ा जाता है ना, वो आपके कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है अगर सरप्लस हो। अगर डेफिसिट हो तो क्या किया जाएगा? वो लॉस की तरह ट्रीट होगा, तो उसको कैपिटल फंड में सब्सट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। तो फिर आपके बाद ये आपके दिमाग में ये बातें आएगी कि कैपिटल फंड तो सर दे रखा होता होगा ना। लेकिन हाँ, अगर कैपिटल फंड दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कैपिटल फंड ना दे रखा हो तो कैपिटल फंड ना दे रखा हो तो आप कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आज यही सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स गुरु द ट्रेजर ऑफ नॉलेज में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे देखते हैं हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट कैसे करते हैं, और एकदम ही आसान तरीके से और हर एक कॉन्सेप्ट को टच करते हुए। और कैसे कभी आपसे कभी भी एनपीओ में कैपिटल फंड कैलकुलेट करने में कभी भी किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो चले आगे बढ़े, हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना कैसे करते हैं। तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे कि हम लोग रिसीट एंड पेमेंट से ही इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। कभी कभी आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा होगा, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं देने का रीजन, एनपीओ जो है ना वो इसी साल स्टार्ट हुआ हो। अगर इसी साल स्टार्ट हुआ तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, और जब ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो कैपिटल फंड कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए, तभी आपको पिछले साल का कैपिटल फंड कैलकुलेट होगा। तो रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे तो आपका निकलेगा क्या? या तो सरप्लस निकलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या तो डेफिसिट निकलेगा। और ये सरप्लस या डेफिसिट करते क्या है? तो एक चीज याद जानते हो कि जिस तरीके से आप फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करते थे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कैपिटल में ही नेट प्रॉफिट को ऐड किया करते थे, अगर लॉस होता था तो सब्सट्रैक्ट किया करते थे। बस यही बात है, यहाँ पर कैपिटल ना कहलाकर कैपिटल फंड कहलाता है। इसलिए कैपिटल फंड में हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। किसको? सब सरप्लस को हम लोग ऐड करेंगे और सब डेफिसिट को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कैपिटल फंड में हम लोग ऐड कर देंगे कब? जब हमारा सरप्लस होगा। और कब हम लेस करेंगे? जब हमारा डेफिसिट होगा। लेकिन अगर सरप्लस और डेफिसिट तो जोड़ेंगे तब ना, जब हमारे पास कैपिटल फंड होगा। जब यहाँ ओपनिंग बैलेंस दे नहीं रखा हो तो आप कैपिटल फंड निकाल नहीं सकते। तो उस कंडीशन में हम लोग कैपिटल फंड को ये मान लेंगे कि नील होगा। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो इसका मतलब कैपिटल फंड निकालना होगा, या कैलकुलेट करके पहले से दे रखा होगा तब तो ठीक है, नहीं कैलकुलेट करके दे रखा होगा तो आपको निकालना होगा। निकालने के लिए आपको बनाना क्या पड़ेगा? प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? तो प्रीवियस वाले सारे आइटम को डालकर। तो प्रीवियस वाले कौन से आइटम को डालकर? तो जितने एसेट्स होंगे एसेट साइड, जितने लायबिलिटीज होंगे लायबिलिटी साइड। तो फिर मैं एक बात और बता दूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो होगा ना, आप इस नाम से भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। आप तो या तो लास्ट ईयर का
लास्ट डेट लिख दो। मतलब 2008 का सब बना रहे हो तो 2007 का लास्ट डेट लिख दो, या तो आप 2008 का करंट ईयर का ओपनिंग डेट लिख दो, तो बात बराबर है। तो इसका मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इस तरीके से डेट दे रखे होंगे या टाइम आपको दे रखा होगा। 1 जनवरी 2008 या 31 दिसंबर 2007 दे रखा होगा। इस समय का कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखा हो तो आप आराम से कहाँ पुट कर दोगे, एसेट्स लायबिलिटीज में। तो इसका मतलब जितना ही एसेट्स दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का सबका सब एसेट्स साइड डाल दोगे, एसेट्स को डाल दोगे, और जितना भी लायबिलिटीज दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का सबका सब लायबिलिटीज में डाल दोगे। एकदम आसान, सिंपल। लेकिन बच्चे एक चीज कंफ्यूज करते हैं कि वो रिसीट एंड पेमेंट को देखना भूल जाते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो पिछले साल का बैलेंस बता रहा है। अगर पिछले साल का बैलेंस बता रहा है तो पिछले साल का एसेट्स, तो पिछले साल का एसेट्स आप पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखोगे। ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस इसलिए लिखा जिससे आपको ये याद रहे कि इसके बारे में मैं लिख रहा हूं। ठीक है। अब होता है क्या कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है, बात बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं। तो कौन से पॉइंट? आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कि आउटस्टैंडिंग इनकम को हम लोग एक्रूड इनकम भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं। एडवांस इनकम, जिसको अनअर्न इनकम भी कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को और अच्छे से समझना है कि ये इनकम जो है ना, अगर आउटस्टैंडिंग है तो मेरे लिए वो एसेट्स होता है, और एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज होता है। अगर एडवांस इनकम है तो एडवांस इनकम मेरे लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में आपने एक्सपेंस किया तो वो आपके लिए एसेट्स होता है। तो इस चीज को याद रखना है कि एसेट्स लायबिलिटीज तो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही जानते थे कि इसको हम लोग पहचानते हैं। लेकिन बात होती है क्या कि अगर यही करंट ईयर का दे रखा है, करंट ईयर का दे रखा है या क्लोजिंग ईयर का दे रखा है, तो वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटीज है। और अगर यही प्रीवियस ईयर का दे रखा है जिसको हम लोग ओपनिंग ईयर कहते हैं, तो वो ओपनिंग ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। इसका मतलब इसको भी हम लोग डालेंगे। तो क्या डालेंगे? तो आप देख लो, यही सारे आइटम हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डालेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम मोस्टली सब्सक्रिप्शन रहेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। एडवांस एक्सपेंसेस कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। एडवांस इनकम मोस्टली सब्सक्रिप्शन रहेगा। लायबिलिटी साइड, क्योंकि इनकम एडवांस हो जाए तो लायबिलिटी है मेरे लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर रहेगा तो वो भी मेरे लिए लायबिलिटीज होगा। प्रीवियस आप देख लोगे, मेरे पीछे वाले वीडियो को आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको एसेट्स और किसको लायबिलिटीज क्यों कहते हैं। तो हम लोग देखें आगे। तो अब देखना है क्या कि हम लोग जब इधर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड जब ऐड करेंगे तो पक्का है कि लायबिलिटी साइड जो है ना हमारा छोटा हो जाएगा। तो लायबिलिटी साइड जब छोटा हो जाएगा तो लायबिलिटी साइड को बराबर करने के लिए, उसके बैलेंसिंग फिगर को पूरा करने के लिए जो डालेंगे वो कैपिटल फंड होगा। और यही कैपिटल फंड आपको कहाँ यूज किया जाएगा? बैलेंस शीट में करंट ईयर का। अगर सरप्लस है तो जोड़ दिया करेंगे, अगर डेफिसिट है तो घटा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल फंड। इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा दो बोल देता हूं, आपको याद रखना है। ये ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड, ओपनिंग एसेट्स,
यहाँ पर जो जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के आइटम एसेट्स लायबिलिटीज दे रखे होंगे, एसेट्स लायबिलिटीज डालेंगे। और इन चीज़ों को कभी नहीं मिस करना है, जो प्रीवियस ईयर का है और जो करंट ईयर का है। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवांस है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में, जो प्रीवियस ईयर का एडवांस और लायबिलिटीज है पिछले ईयर के बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके इसमें सरप्लस और डेफिसिट घटाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को भूलना मत। और बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको कभी आप भूलोगे नहीं क्योंकि हमारे द्वारा बताया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं कैपिटल फंड के बाद। थैंक यू।